हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो अगर आप टीजीटी साइंस, सेल्टीग्रेड साइंस या जीआईसी लेक्चरर की कोई पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और साथ के साथ हर एक क्वेश्चन में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड साइंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। अमंग्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स whose इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर गिवन below, द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट के लिए होगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं किसी भी एलिमेंट्स के, तो आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अब पहली बात तो ये कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर आता है। तो अगर हम देखें फर्स्ट वाले में 3p1 है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन में नहीं है, 3p2 है, यहाँ पर भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये आपका 3p3 है। 3p3 मीन्स कि अगर हम देखें जो कम्प्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, जो कि हमारे इस तरह से होते हैं कोई भी ऑर्बिटल, तो वो स्टेबलिस्ट कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो पी है वो हाफ फील्ड स्टेट में है और हाफ फील्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़। यहाँ पर आपको बताना है द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसके लिए होगा। ठीक है, तो बोरोन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, कार्बन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो बोरोन के लिए होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 2p1 होता है इसका बोरोन का। तो यहाँ आप देखेंगे पी में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ही एनर्जी चाहिए होगी, जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वही होती है आपकी। तो फर्स्ट के लिए तो कम एनर्जी चाहिए, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। कार्बन का होता है हमारा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p2। तो यहाँ पर भी देखा जाए यहाँ होता है आपका 2p3। ठीक है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा 2p3 में आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन कर चुका है यहाँ पर नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन आपका आता है सी, नाइट्रोजन, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से लिए गए हैं, स्पेशली आयनाइजेशन पोटेंशियल से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मरकरी इज़ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स। मरकरी जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होता है, ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है इसका? तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो मरकरी का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो मेटल्स में सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज
मरकरी जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ही ये क्या करेगा, इसमें मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। ठीक है, तो रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न तो ये हो जाएगा ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, सेकंड रीज़न अभी मैंने आपको बताया हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये दोनों रीज़न होने की वजह से मरकरी जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर के साथ। ठीक है, आप वीडियो सेव कर सकते हैं, आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कहीं भी क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ आर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 150 एंड 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या हो सकता है इसमें, आपको एलिमेंट बताना है। आप देखेंगे फर्स्ट कम है, सेकंड ज़्यादा है, और थर्ड आपका सबसे ज़्यादा है, तो कौन हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो स्टेबिलिटी में चला जाता है हमारा एलिमेंट, उसी के लिए थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। मैंने क्या बोला, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद आपका एलिमेंट जो होगा आयन बन जाएगा, केटायन बन जाएगा, और केटायन जो होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। तो वहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कौन जाएगा। तो बेरिलियम का देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे 1s से एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा। लेकिन जब हम इसको थर्ड की बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज है या फिर अट्रैक्शन है, ठीक है, वो और ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियस का, जिस वजह से यहाँ पर इसके लिए एनर्जी मैक्सिमम चाहिए होती है। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, 1s2 आपकी शेल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमंग द फॉलोइंग पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड सीजियम आयनाइजेशन पोटेंशियल वेरीज इन द ऑर्डर। में ऑर्डर बताना है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, जो कि आप देखेंगे तो ये हमारे सारे कौन से एलिमेंट हैं देखते हैं। कैल्शियम और पोटेशियम, हम इनको पीरियड और ग्रुप में अरेंज करके देखते हैं। पोटेशियम के बाद हमारा आता है कैल्शियम, इस तरह से आएगा, और पोटेशियम के नीचे हमारा आता है रुबिडियम, क्योंकि ये सेम ग्रुप में आते हैं, और फिर हमारा आता है सीजियम। ठीक है, तो अब आप बताइएगा पीरियड वाइज क्या होता है और ग्रुप वाइज आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या वेरिएशन होता है। तो अगर हम देखें जो पीरियड में एलिमेंट होते हैं, जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी इंक्रीज़ होगी। अब क्योंकि कैल्शियम पोटेशियम के बाद में है तो कैल्शियम की तो मैक्सिमम होगी, तो ऑप्शन ए और डी में से ही कोई एक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कैल्शियम से कम किसका होगा, पोटेशियम का होगा। ऑब्वियसली कैल्शियम से कम किसका होगा, पोटेशियम का। तो हम मुझे ये ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, कैल्शियम, पोटेशियम, एंड देन ये तो सभी सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर while second ionization potential of copper is greater than zinc because यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जो जिंक का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो कॉपर से ज़्यादा होता है, जबकि कॉपर का सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो जिंक से ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या होता है, तो होता क्या है, कॉपर में अगर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें कॉपर की, तो कॉपर में 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये
आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें। जबकि जिंक में कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। दैट मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज़ लेस देन जिंक, तो जिंक का ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो इसमें बाद में क्या होता है, क्योंकि एस में कॉपर में जो होता है ओनली एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इसलिए इसका कम होता है। जबकि जिंक में क्या होता है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। जिंक में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आपको क्लियरली दिख गया होगा। कॉपर में एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिंक में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बैलेंस शेल की बात की जा रही है, तो दैट्स वाई S1 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जिंक से कम होता है, क्योंकि जिंक में एस फिल्ड होता है। अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो जिंक आसानी से निकाल देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है इसके पास, और कॉपर से निकालने के लिए वो डी ऑर्बिटल में से निकलेगा, तो डी ऑर्बिटल में कम्प्लीटली फुल्ड होता है कॉपर में। अब तो इस कंडीशन में देखा जाए तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा होगा और कॉपर का कम होगा और जिंक का ज़्यादा होगा। जबकि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा होता है और जिंक का कम होता है। तो रीज़न क्या होगा, मैंने भी बताया, फिल्ड ऑर्बिटल का इन कॉपर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, इन केस ऑफ कॉपर, वाइल इन केस ऑफ जिंक सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एलिमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द elements next question is the electronic configuration of outermost energy shell of 2 elements A and B are ns2 np3 and ns2 np4 respectively for the same value of n, which of the following statement is correct। अगर n की वैल्यू सेम है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की ही बात हो जाएगी यहाँ पर भी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाफ फील्ड कंडीशन में है और ये हाफ फील्ड से ज़्यादा है, ये ग्रेटर देन हाफ फील्ड है। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा पहले, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए इज़ डबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, तो आप देखेंगे ये हाफ फील्ड में है और ये मोर देन हाफ फील्ड में है। तो मोर देन हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा और हाफ फील्ड से मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है ns2 np3 के लिए, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो हमें यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, हमें ये बताना है कि हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसके लिए होगी और लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसके लिए होगी। तो अगर हम देखें पोटेशियम जो है इसके पास एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एस में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाता है। दैट मीन्स पोटेशियम के लिए तो मिनिमम होगी, जो कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें क्रिप्टॉन, नोबल गैसेस और नोबल गैसेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम के लिए होगी हमारी लीस्ट और क्रिप्टॉन के लिए होगी हमारी हाईएस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ पर बताना है सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसके लिए होगा। तो अभी बताया था ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, अभी भी हुआ था ये। तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड होता है, तो हाफ फील्ड होने की वजह से ही नाइट्रोजन स्टेबल स्टेट में होता है, दैट्स वाई इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ हाईएस्ट। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये होता है हमारा 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 में अगर यहाँ पर अगर p में 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हाफ फील्ड कंडीशन में चला जाता है और
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें कोड्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ बेरिलियम। द येलो कलर ऑफ NbCl5 इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर एंड लास्ट वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिब्डेनम इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, ठीक है, MO 4th, MO 5th एंड MO 6। तो अगर हम इसमें देखें, येलो कलर ऑफ NbCl5 इज़ ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, क्या ये करेक्ट है? तो जो येलो कलर होता है NbCl5 इज़ ड्यू टू DD ट्रांजिशन, नॉट चार्ज ट्रांसफ़र। ये हमारा होता है, ये हमारा होता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन ऑफ Nb5 पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट और C हमारा करेक्ट हो जाएगा और B हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। हमें यहाँ पर ये बताना है इनमें से फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाईएस्ट किसकी होगी। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अगर देखा जाए, नाइट्रोजन फैमिली से ही बिलोंग कर रहा है फॉस्फोरस। तो जैसे फॉस्फोरस नाइट्रोजन में स्टेबिलिटी होती है वैसे ही फॉस्फोरस में होती है। इसी तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है। तो फजान रूल से अगर हम देखें तो स्मॉल साइज ऑफ एनायन एंड लार्ज साइज ऑफ केटायन देन ग्रेटर विल बी आयनिक कैरेक्टर एंड ग्रेटर द लैटिस एनर्जी। अगर एनायन का साइज़ छोटा होता है और केटायन का साइज़ बड़ा होता है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा NaF में। अगर ऑर्डर की हम बात करें तो NaF में होगा मैक्सिमम, ठीक है, एंड देन NaF से होगा आपका NaCl में। जैसे जैसे हैलाइड्स का साइज़ बढ़ेगा वैसे ही डिक्रीज़ होता जाएगा। देन हमारा आएगा जी, नेक्स्ट आएगा हमारा NaBr और लास्ट आएगा NaI, ठीक है। ये करेक्ट इसका ऑर्डर आ जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप अकॉर्डिंग टू केटायन व्हेन अकॉर्डिंग टू केटायन तो हमारा कॉमन है, एनायन हमारा जो है वेरी करता है, तो आप इसके कैरेक्टर से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से इसका आंसर कमेंट करना है। तो कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आपको हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड एनर्जी कैसे वेरी करती है ये भी आपको बता दिया। तो आप इसका आंसर खुद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन। आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं, किस में डिजॉल्व होते हैं आपको ये बताना है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व्स इन। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। द आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व्स इन। तो अगर आयनिक कंपाउंड की बात की जाए तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट काम करता है। वो आई होप आपने वो पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू विच ऑफ दिस। हीट चेंज बताना है वो किसके इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आता है, अगर हम देखें हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हीट चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू वी लगाया हुआ है इक्वल्स टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है। तो ये हमारी इक्वेशन है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है 0। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, क्योंकि पी डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर हो जा रही है
0। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा यू। तो थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज G second compounds are powerful reducing agent, whereas Pb fourth compounds are strong oxidants। ठीक है, ये 2 कंपाउंड्स ये हैं जिसमें एक हमारा है Ge और एक हमारा है Pb। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर इनमें से एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो नेक्स्ट हमारा Pb4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। वाई? तो रीज़न बिहाइंड दिस, इन लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड दैन इन जर्मेनियम। जर्मेनियम से ज़्यादा होता है इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, ये आज की क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन से हेल्प हो रही है और आपको समझ भी आ रहा है तो आप जुड़े रहिएगा एट केमिस्ट्री बाय रुखसार एंड वीडियो वॉच कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।